हे एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल साइंस स्पॉट। माय नेम इज प्रीति। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। साइंस स्पॉट एक ऐसा चैनल है, यहाँ पर मैं आपको जो भी सीबीएसई बोर्ड बच्चे हैं, आईसीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड, किसी भी बोर्ड से अगर आप बिलोंग करते हैं और आप यहाँ साइंस पढ़ने आए हैं तो मेरी कोशिश यही रहती है कि आपकी जो बुक की जो लैंग्वेज है उसको मैं ईजी वे में, एकदम सिंपल वे में आपको ट्रांसलेट करके बता सकूँ क्या आपकी बुक में लिखा है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि आपकी एनसीईआरटी को आपके सामने डिकोड किया जाए एकदम सिंपल लैंग्वेज में। ठीक, तो यहाँ पर लैंग्वेज के साथ साथ हम टॉपिक को भी समझते हुए चलेंगे। तो चलिए यहाँ से अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 9, फिजिक्स का पहला चैप्टर, नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लिखा है, वी सी अ वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड अराउंड अस, हाउएवर वी आर अनेबल टू सी एनीथिंग इन अ डार्क रूम। कहने का मतलब ये है कि हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट में जो भी ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, किसी भी तरह का हो सकता है, पंखा होता है, ग्लास है, बुक है, आपकी टेबल है, चेयर है, तो ये जितने भी ऑब्जेक्ट आप देखते हो, तो अगर क्या हम उस रूम की लाइट को ऑफ कर दें तो क्या वो चीज़ें हमें दिखेंगी? तो बिल्कुल नहीं, वो चीज़ें हमें विजिबल नहीं होंगी। तो वो हमें क्यों दिखाई देती हैं? क्योंकि जब रूम की लाइट्स जो ऑन होती है तो वो लाइट्स क्या होती है, उन ऑब्जेक्ट से टकराती है, देन उसके बाद वापस आकर हमारी आइस की रेटिना पर गिरती है और हमें वो चीज़ या वो ऑब्जेक्ट जिसको हम देखते हैं वो हमें विजिबल होता है। ठीक, एक अगर आप थोड़ा सा टेक्निकली अगर अपने आप माइंडसेट के अकॉर्डिंग अगर आप सोचते हो तो क्या आपको, अगर आप जैसे लाइट रूम की जल रही है, ठीक है, और आप सिर्फ एक चीज़ पर फोकस कर रहे हो, जैसे मान लो एक टेबल पर आपके लैपटॉप रखा है, आप लैपटॉप की स्क्रीन देख रहे हो, तो हो सकता है उसके आसपास और भी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं आपको दिख रही होंगी। ठीक, लेकिन एक पर्टिकुलर अगर आप चीज़ को देख रहे हो तो वही आपको चीज़ दिखती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी लाइट अगर किसी ऑब्जेक्ट पर गिरती है और वो टकरा कर हमारी आइस पर आती है तो हमें क्या वो चीज़ें दिखाई देती हैं। इसी तरह अगर डार्क रूम है, लाइट नहीं है, तो वहाँ पे कैसे होगा रिफ्लेक्शन? इस चीज़ को ही बोला जाता है रिफ्लेक्शन। ठीक है, किसी वस्तु से लाइट का टकरा कर हमारी आंखों पर पड़ना और फिर हमें वो वस्तु दिखाई देना क्या कहलाती है? रिफ्लेक्शन। ठीक, तो क्या लिखा है, अनेबल टू सी इन अ डार्क रूम, अगर लाइट ही नहीं रहेगी तो हमें चीज़ें कैसे दिखाई देंगी? ऑन लाइटिंग ऑफ द रूम द थिंग्स विल बी विजिबल। ठीक है, बिकम विजिबल। व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल? कैसे दिखती हैं? ड्यूरिंग द डे, दिन के टाइम, द सनलाइट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट, सूर्य की रोशनी जो होती है वो हमें ऑब्जेक्ट को देखने के लिए क्या हेल्प करती है। एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट लाइट एंड दैट फॉल्स ऑन इट। ठीक है, जो भी लाइट, सूर्य की जो सनलाइट होती है जिस ऑब्जेक्ट पर गिरती है आकर, वो क्या होता है, फिर वहां से वो लाइट रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, दिस रिफ्लेक्टेड लाइट व्हेन रिसीव बाय आवर आइज। ठीक, ये जब लाइट होती है वो हमारी आइज क्या करती है, उसको रिसीव करती है, इनेबल्स अस टू सी थिंग्स। फिर हमें क्या होती है, वस्तुएं या वो भी ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट से लाइट गिर के दिख रही है वो हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। ठीक है, वी आर एबल टू सी through a transparent medium as light is transmitted through it. There are a number of common wonderful phenomena associated with light such as image formation by mirrors. यहाँ पे कुछ फिनोमिनॉन्स बताए गए हैं लाइट के, जैसे भी इमेज जो बनती है आपकी मिरर्स में। हम जैसे सुबह सुबह उठते हो ना, तो पहले आप क्या करते हो, फेस देखते हो, रेडी होते हो, फिर खुद को देखते हो मिरर्स में, तो आपकी ही इमेज आपको दिखाई देती है ना। तो उस तरह से इमेज का फॉर्मेशन होना, एंड द ट्विकलिंग ऑफ स्टार, तारों का चमकना, एंड द ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ द रेनबो, जो रेनबो हमें आसमान में देखने को मिलता है 7 कलर में, ब्लेंडिंग ऑफ द लाइट बाय अ मीडियम, सो ऑन। स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट हेल्प अस टू एक्सप्लोर दम। अब यहाँ पर क्या है भाई, लाइट की प्रॉपर्टी को अगर हम समझेंगे तो हम इन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ सकेंगे। ठीक, फिर लिखा है, बाय ऑब्जर्विंग द कॉमन ऑप्टिकल फिनोमिना अराउंड अस वी मे कंक्लूड दैट लाइट सीम्स टू ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। कहने का मतलब ये है कि अगर अपने आसपास के फिनोमिना को देखें तो ऑप्टिकली हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो लाइट है वो क्या स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी रेखा में ट्रैवल करती है। द फैक्ट दैट द स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट कास्ट अ शार्प शेडो on a opaque object point to this straight line path of the light usually indicate the ray of light. ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो फैक्ट है, जैसे स्मॉल सोर्स, कोई भी अगर जैसे टॉर्च की लाइट है, ठीक है, उसको क्या किया आपने,
वो लाइट क्या होती है, बड़ी शार्प होती है। और क्या होता है, जैसे रूम की सारी लाइट अगर आप ऑफ कर दो, उस टार्च लाइट को अगर आप ऑन करते हो तो उसकी जो डिस्टेंस आप देखते हो, जिस लाइट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आपको दिखाई देती है। किसी ऑब्जेक्ट पर अगर आप टॉर्च मारते हो तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में ये तो लाइट जाती है रोशनी, या फिर वेव फॉर्म में नाचती हुई जाती है, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में जाती है लाइट और उस ऑब्जेक्ट की तरफ जाती है और देन टकरा कर हमें क्या, वो चीज़ जो भी ऑब्जेक्ट है वो हमें दिखता है। भाई टॉर्च लाइट का हम यूज़ कब करते हैं, अंधेरे में करते हैं ना, वस्तुओं को देखने के लिए या किसी भी तरह के रास्ते को देखने के लिए। तो वो जो टॉर्च की लाइट होती है, अगर बंद रूम में अगर आप ऑन कर रहे हो तो, या लेजर लाइट देख लो, तो उससे क्या बिल्कुल आपको लाइट का जो पाथ है वो क्लियर विजिबल होगा कि लाइट जो है वो क्या होती है, स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पर लिखा है मोर टू नो, क्या आपको ये जानना जरूरी है, इफ एन अपेक्यू ऑब्जेक्ट ऑन द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स वेरी स्मॉल। कहने का मतलब ये है कि जो पाथ है लाइट का बहुत छोटा है, ठीक है, बहुत छोटा है। द लाइट हैज़ अ टेंडेंसी टू बीइंग अराउंड, ठीक है, एंड नॉट वॉल्क ऑन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट के पास टेंडेंसी होती क्या, अराउंड, मतलब क्या होती है, फिर वो मुड़ जाती है। मतलब उसको अगर लाइट को क्या होती है, स्ट्रेट लाइन, जैसे बहुत छोटा सा एरिया है, वहाँ से लाइट पास हो रही है, तो क्या होगी, लाइट स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगी, क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन में ना होते हुए क्या, बेंड होने लगती है, राउंड, मतलब मुड़ जाती है। इस टेंडेंसी को क्या कहते हैं, इस इफेक्ट को कहते हैं हम डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट का स्ट्रेट लाइन में ना आकर के थोड़ा सा अपने पाथ से विचलित, मतलब भटक जाना, वो कहलाता है हमारा क्या, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। Then the straight light treatment of optics usually using ray fields, ठीक है, to explain phenomena such as diffraction, light is thought of as a wave, the details of which you will study in a higher class again. At the beginning of the 20th century, it became known that the wave theory of light, 20th सेंचुरी जब हुई थी तो वहाँ पर लोगों ने क्या कहा कि जो आपकी लाइट है वो क्या है, वेव थ्योरी, ठीक है, इसकी जो नेचर है वो क्या है, वेव। स्ट्रेट लाइन होने के साथ साथ क्या है, ये थोड़ी सी वेव थ्योरी, पार्टिकल नेचर भी शो करती है। becomes inadequate for treatment of the interaction of light with matter, and light often behaves somewhat like a stream of particles. stream of particles मतलब जो particles होते हैं वो उसमें क्या, नाचते हुए, एक डांस करते हुए टाइप के particles दिखते हैं। इस phenomenon को क्या कहते हैं, this confusion about the true nature of light continued for some years till a modern quantum theory of light emerged in the light is neither wave nor a particle. A new theory reconcile the particle properties with light with the wave nature. कहने का मतलब है कि लाइट को सिर्फ सिंपली वे में ना वेव कह सकते हैं ना हम उसको पार्टिकल कह सकते हैं, बल्कि दोनों मिलाकर के कहें तो लाइट के पास पार्टिकल और वेव दोनों का नेचर होता है, ठीक है। अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी द फिनोमिनन ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ यूजिंग द स्ट्रेट लाइन प्रोपिगेशन ऑफ लाइट। स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी रेखा में जो आती हुई किरणें होती हैं या लाइट की जो भी हैं, उसके फिनोमिना पर हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की यहाँ बात करेंगे। दिस बेसिक कॉन्सेप्ट विल हेल्प अस इन द स्टडी ऑफ सम ऑफ द ऑप्टिकल फिनोमिना इन नेचर। We shall try to understand in this chapter the reflection of the light by spherical mirrors, refraction of light and their application in real life situation. ठीक है, कैसे कैसे इसके एप्लीकेशंस हैं हमारी लाइफ में, रियल लाइफ में इनके एप्लीकेशंस भी हैं, उनके कैसे यूजेस होते हैं, कैसे ये फंक्शन काम करता है, सारी बातें होंगी। तो सबसे पहला जो आपका टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्या कहलाता है। देखिए, जैसे किसी भी पॉलिश तार, चमकीली सतह होती है, चिकनी, ठीक है, सरफेस है, पॉलिश सरफेस है, लाइक का मिरर, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, जैसे कोई भी लाइट आकर के गिरती है, ठीक, जैसे ये मैंने माना एक ये है आपका क्या, स्फेरिकल मिरर। अब यहाँ से लाइट आई और फिर यहाँ से टकरा के ये सीधा इसी पाथ से क्या वापस चली गई, और इसके बीच जो होता है परपेंडिकुलर लाइन, थोड़ी सी तिरछी है, ठीक है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है जिसे कहते हैं अभिलंब या आप बोल सकते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, ये लाइट आई, इसे कहते हैं इंसिडेंट रे, और ये जो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ से चली गई ये कहलाएगी आपकी क्या, रिफ्लेक्टेड रेज। तो यहाँ पर जो रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट है इसमें 2 लॉज है। क्या लॉज है इसके, अ हाईली पॉलिश्ड सरफेस सच एज अ मिरर रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट। जैसे भी लाइट बहुत ज़्यादा गिरती है तो मैक्सिमम जो लाइट होती है वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सच एज अ मिरर रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट। जैसे लाइट यहाँ गिरती है, मोस्ट ऑफ द लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। कहने का मतलब ये, जैसे बहुत सारी यहाँ पे लाइट्स गिरी है तो यहाँ पर कुछ लाइट जो होती हैं वो क्या होती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, रेज जो होती है कुछ एब्जॉर्ब हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका है कि कोई भी अगर पॉलिशदार सरफेस है, ठीक है, उसको आप अगर सनलाइट में रख दो, सूर्य की रोशनी के पास अगर उसको रखते हो, उस ऑब्जेक्ट को रखते हो, लाइक अ मिरर ही अगर आपने लिया है, आपने सूर्य की रोशनी के पास रख दिया है, तो जो सूर्य की लाइट, जो सनलाइट आ रही है, वो क्या होगा, वहाँ पे रिफ्लेक्शन तो बहुत तेज होगा, जितनी लाइट्स गिरेगी उतना रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन कुछ लाइट जो होती है उसका एब्जॉर्प्शन भी होता है, जिसकी वजह से जो वो सरफेस होती है वहाँ पर अगर आप टच करोगे तो आपको थोड़ी हीट फील होगी। मतलब वो जो सरफेस है वो क्या होती है, गर्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि कुछ लाइट का उसने क्या, एब्जॉर्प्शन भी किया। इसीलिए यहाँ पे लिखा है मोस्ट ऑफ दी, टोटल नहीं, फुल्ली नहीं होती है, मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट। ठीक, तो यहाँ पे मैक्सिमम लाइट गिरती हैं जिसमें से क्या होती है, कुछ लाइट्स का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, बाकी मैक्सिमम लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। अब क्या कहता है लॉज, इसके बारे में पढ़ते हैं। लेट अस रिकॉल दीज लॉ। क्या कहते हैं, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कहने का मतलब ये है, ये हमारा प्लेन मिरर था, यहाँ पर ये डायग्राम बनाते हैं, और ये हमारा क्या है, बीच में परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर। यहाँ पर एक लाइट हमारी आई और यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ से क्या, ये लाइट चली गई। तो ये जो लाइट आई है ये कहलाएगी इंसिडेंट रे, और ये जो रिफ्लेक्ट होकर चली गई इस मिरर सरफेस से, ये मिरर सरफेस है या पॉलिशदार कोई भी सरफेस है, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर चली गई, ये कहलाएगी आपकी रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, कह रहे हैं अब यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये जब आ रही है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बीच में एक एंगल बनना है ना, इसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल आई, और ये यहाँ पर जो लाइट टकरा करके जो वापस चली गई इसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आर। ठीक है, और ये होता है नॉर्मल। तो फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पर जितना एंगल है उतना ही ज़्यादा, सेम उतना ही एंगल यहाँ पर भी होगा। द इंसिडेंट रे, सेकेंड लॉ है, द इंसिडेंट रे द नॉर्मल ऑफ द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब जो नॉर्मल है और जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, तीनों क्या है, सेम प्लेन में है। ठीक है, तीनों सेम प्लेन में है। तो पहला क्या लॉ कह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, दोनों सेम होगा, इक्वल होगा। और जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है जो मिरर की, और जो पॉइंट है इंसिडेंट रे का, जो रिफ्लेक्टेड रे का पॉइंट है, तीनों क्या होंगे, सेम प्लेन में होंगे। ठीक है, तो ये किसका है, ये लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, तो बस बहुत ही सिंपल है, आपको याद रखना है कि इंसिडेंट रे इक्वल टू रिफ्लेक्शन रे। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और इंसिडेंट ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और इंसिडेंट रे, नॉर्मल और जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे हैं, तीनों क्या होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं। दीज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इंक्लूडिंग स्फेरिकल सरफेस। कहने का मतलब है कि यहाँ पे ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ जो दिया है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये उसके लिए है, कुछ चीज़ों के लिए, बल्कि ये ऑल टाइप के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए सेम लॉ है, और इंक्लूडिंग स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल मतलब गोल सरफेस के लिए भी। यू आर फैमिलियर विद द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर मतलब जो प्लेन मिरर होता है, जो आप शीशा देखते हो घर में, जो आपके शीशा है उसे कहेंगे हम प्लेन मिरर। वेयर आर प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, वहाँ पे हमें इमेज कैसे दिखती है, इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल मतलब बिल्कुल जैसे हम हैं वैसे ही हमें दिखती है, और इरेक्ट मतलब बिल्कुल सीधी। ऐसा नहीं कि बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हैं और वहाँ पर जो इमेज है वो हमें उल्टी दिख रही है या लेटी हुई दिख रही है, ऐसा नहीं है। डिट्टो जैसे हम खड़े होते हैं उसी पोजीशन, बिल्कुल इरेक्ट पोजीशन में हमें वहाँ पे दिखती है। द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। ठीक, जैसे हम हैं, जो हाइट हमारी है उसी हाइट पे हमें क्या, वो ऑब्जेक्ट दिखता है। द इमेज फॉर्म्ड इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑन इट। जो इमेज बन रही है मिरर के पीछे, ठीक है, वो क्या बिल्कुल ऐसी ही दिखती है ना, जैसे हम है सामने, फ्रंट ऑन, जैसे आप मिरर के सामने खड़े हो तो जैसे आप सामने देख रहे हो वैसी तो मिरर उसके पीछे बन रही है, डिट्टो कॉपी होती है। तो फर्दर द इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड। हाउ वुड द इमेजेस व्हेन बी द रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर कर्व्ड। अब कहने का मतलब ये है कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अगर कर्व्ड हो, यहाँ पर तो प्लेन मिरर था भाई, प्लेन मिरर था, हम लोग जो दिख रहे थे, जैसे थे, जिस पोजीशन पे खड़े थे वैसे ही दिखती है। अब कह रहे हैं अगर हम यहाँ पर मिरर का शेप चेंज कर दें, ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा कर्व्ड शेप पे कर दें तो क्या हो सकता है। तो अब आइए नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका
यहाँ पर स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या दिया, द कर्व्ड सरफेस ऑफ शाइनिंग स्पून। यहाँ पर जो कर्व्ड सरफेस कैसी हो सकती है, जैसे चम्मच, घर में आप खाना खाते हो ना, जो स्पून होता है उसके अंदर का जो पार्ट होता है, जैसे स्पून है उसको अगर आप सीधा देखोगे तो किनारे से क्या होता है, स्पून उभरा हुआ होता है और बीच में क्या होता है, धंसा हुआ होता है। ठीक है, तो जो बीच वाला पार्ट जो अंदर की ओर दबा हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये कहलाता है कॉनकेव मिरर। और जो पीछे वाला पार्ट होता है, स्पून का जो पिछला हिस्सा होता है जो उभरा हुआ होता है पीछे से, वो कहलाता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, याद करने का एक और तरीका, जैसे केव, गुफा, गुफा कुछ इस टाइप की होती है। ठीक है, गुफा इस टाइप की होती है, तो ऐसे भी आ सकते कॉनकेव मतलब गुफा टाइप जैसा, और कॉन्वेक्स जो होता है ये। इसमें जो आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है ये अंदर की ओर क्या बिल्कुल धसी हुई होती है, और इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो क्या बाहर की ओर उभरी हुई होती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं ये क्या है। The curved surface of the shining spoon could be considered as the curved mirror. The most commonly used type of curved mirror is the spherical mirror. The reflecting surface of such mirror can be considered in the form of the part of the surface of sphere. Such mirror whose reflecting surface are spherical are called spherical mirror. We shall now study about the spherical mirror in more details. अब नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा आएगा उसमें हम स्फेरिकल मिरर के बारे में आगे आपकी एनसीईआरटी क्या कह रही है उसको सिंपल वे में ट्रांसलेट करते हुए टॉपिक को समझेंगे, कोशिश करेंगे इसके जो ये चैप्टर है वो आपको बहुत ही इजी वे में बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। देन इसके बाद इसकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं। जो स्फेरिकल मिरर कुछ बहुत ज़्यादा हुआ नहीं है, जैसे ये गोल है। ठीक है, स्फेरिकल मिरर था कोई गोल, उसको कट कर दिया गया। तो 20 से अगर आप काट दोगे, ठीक है, 20 से अगर आप काट रहे हो तो जो अंदर की ओर का जो दबा हुआ पार्ट है ये वाले पार्ट से एक बार हमने रिफ्लेक्टिंग कराई, पॉलिश अंदर की तरफ हमने लगा दी, तो ये हो गई अंदर चमकदार सतह, तो यहाँ से ये रिफ्लेक्टेड सरफेस हो गई। ठीक, एक बार पॉलिश हमने बाहर लगा दी। ठीक है, तो जो बाहर लगा दी तो यहाँ से बाहर की जो आउटर सरफेस है वो हो गई आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो गोल स्फेरिकल मिरर ही होता है, उसको हम लोग पॉलिश अंदर बाहर करके चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो पॉलिश अंदर की ओर अगर लगी हुई है तो क्या लगेगा, कॉनकेव। ठीक है, चम्मच का फ्रंट वाला हिस्सा जो अंदर की ओर दबा हुआ होता है उससे अगर आप समझोगे तो वो कॉन्वेकेव, और जो चम्मच का जो पिछला वाला हिस्सा होता है, स्पून का जो पीछे वाला हिस्सा होता है उभरा हुआ होता है। ठीक है, तो वो क्या लगेगा आपका कॉन्वेक्स। ठीक है, तो ऐसे ही आपको याद रखना है। इसके बाद कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर क्या है, कैसे इसमें इमेज फॉर्मेशन होता है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप आपको जितना अभी मैंने बताया वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट है तो आप कमेंट अपने कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आई विल श्योरली रिप्लाई यू एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।